मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई, अब खेती हड़पने के 3 काले कानून लेकर आई है। खेत खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, कृषि को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षड्यंत्र। हरित क्रांति को हराने की भाजपाई साजिश को कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होने देगी। मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियों पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये काले कानून देश में करोड़ों किसानों, मजदूरों, आड़तियों को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान को लागत जमा 50% मुनाफा देने का वादा कर सत्ता में आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों अध्यादेशों के माध्यम से देश में खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया है। अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसान के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। सच्चाई ये है साथियों के मोदी सरकार है ही किसान विरोधी। साल 2014 में सत्ता में आते ही किसानों के भूमि मुआवजा कानून को खत्म करने का अध्यादेश लाई। तब भी श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व किसान के विरोध से मोदी जी ने मुंह की खाई थी और अब भी खाएंगे। किसान, खेत मजदूर, आड़ती, अनाज व सब्जी मंडियों को जड़ से खत्म करने के इन 3 काले कानूनों की सच्चाई हम 10 बिंदुओं में लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। पहला बिंदु, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमेटीज को खत्म करने से पूरी कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी शासित बिहार प्रदेश है, जहां साल 2006 में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या अनाज मंडियों, सब्जी मंडियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आज किसान के माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता, एनीवे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी और एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार प्रदेश है। बिहार में अनाज मंडी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। आज हालात ये हैं कि किसान की फसल को दलाल बिहार में औने पौने दाम पर खरीदते हैं और फिर उसे पड़ोस के राज्यों में ले जाकर एमएसपी पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अब अंदाजा लगाइए, अगर पूरे देश की मंडी व्यवस्था ही खत्म हो गई तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसान और खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों को होगा। दूसरा बिंदु, किसान को खेत के नजदीक अनाज मंडी, सब्जी मंडी में उचित दाम किसान के सामूहिक संगठन
एवं मंडी में खरीदारों के परस्पर कंपटीशन के आधार पर मिलते हैं। मंडी में पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसान की फसल के मूल्य निर्धारण का बेंचमार्क है। यही एक उपाय है जिससे किसान की उपज की सामूहिक तौर से प्राइस डिस्कवरी यानी मूल्य निर्धारण हो पाता है। अनाज मंडी और सब्जी मंडी व्यवस्था किसान की फसल की सही कीमत, सही वजन और सही बिक्री की गारंटी है। अगर किसान की फसल को मुट्ठी भर कंपनियां मंडी में सामूहिक खरीद की बजाय खेत में जाकर खरीदेंगे तो फिर मूल्य निर्धारण, वजन व कीमत की सामूहिक मोल भाव की ताकत स्वाभाविक तौर से खत्म हो जाएगी। इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान किसान को होगा। तीसरा बिंदु, मोदी सरकार का यह दावा है कि अब किसान अपनी फसल देश में कहीं भी ले जाकर किसी प्रांत, किसी मंडी में बेच सकता है और इसके लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। साथियों, ये सरासर सफेद झूठ है। आज भी मंडी उपज बिक्री व्यवस्था में भी देश का किसान अपनी फसल को किसी प्रांत की किसी मंडी में ले जाकर बेच सकता है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट में इस पर कोई पाबंदी नहीं। और दूसरी बात जो मोदी जी नहीं बता रहे, कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। औसत मलकियत जमीन की जो है वो 2 एकड़ या उससे कम है। 2 से 5 एकड़ की मालिक वाला भूमि की मालिक वाला किसान ना हरियाणा से मद्रास अपनी फसल को ले जा सकता, ना असम से बंगाल और पंजाब तक लेकर आ सकता, ना पंजाब का किसान बंबई तक जा सकता। उसे तो अपनी फसल नजदीक से नजदीक वाली मंडी में बेचना है। और अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो किसान स्वाभाविक तौर से अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव पर नहीं बेच पाएगा और इन अध्यादेशों का ये सीधे सीधे विपरीत प्रतिकूल असर किसान पर होगा। चौथा, मंडियां खत्म होते ही अनाज और सब्जी मंडियों में काम करने वाले लाखों करोड़ों मजदूर, आड़ती, मुनीम, तोल करने वाले व्यक्ति, ढुलाईदार, ट्रांसपोर्ट, शेलर, इन लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और आजीविका अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इन तीनों काले कानूनों का यह असर भी है। पांचवां बिंदु, अनाज और सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होते ही प्रांतों की आय भी खत्म हो जाएगी। प्रांत 2 किस्म की फीस मंडियों में लगाते हैं, एक है मार्केट फीस और दूसरा है ग्रामीण विकास फंड। इन दोनों फीस से, इस पैसे से प्रांतीय सरकारें ग्रामीण अंचल का ढांचागत विकास भी करती हैं, नई मंडी, मार्केट यार्ड और सब मार्केट यार्ड का निर्माण भी करती हैं और खेती बाड़ी को प्रोत्साहन भी देती हैं। अगर ये पैसा ही नहीं रहा तो फिर ग्रामीण अंचल की तरक्की और विकास का क्या होगा? मैं एक उदाहरण देकर यह बताता हूं। गेहूं के इस ताजा सीजन में जो संपूर्ण हुआ है, पंजाब ने लगभग 127,45,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। इससे पंजाब सरकार को 736 करोड़ रुपया मार्केट फीस का मिला और लगभग इतनी ही राशि ग्रामीण विकास फंड में मिली। जो हमारे आड़ती भाई हैं, मुनीम हैं, मजदूर हैं, उनको 613 करोड़ रुपया केवल एक फसल सीजन में कमीशन का मिला। और यह पैसा किसान नहीं देता,
ये पैसा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी खरीद एजेंसियां देती हैं, या जो प्राइवेट फैक्ट्रियां या कंपनियां मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आते हैं वो इस पैसे का भुगतान करते हैं। अब जब ये पैसा ही खत्म हो जाएगा तो ग्रामीण अंचल का, मंडियों का, गांव के लोगों का विकास, खेती का विकास कैसे होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 6, कृषि विशेषज्ञों का मानना है और कहना है कि इन तीनों अध्यादेशों की आड़ में असल में मोदी सरकार शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, जिसके मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के द्वारा खरीद करनी ही ना पड़े और 1 लाख करोड़ रुपया सालाना मोदी जी बचा पाए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर एफसीआई ने खरीद बंद कर दी तो किसान, या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास की खरीद बंद कर दी तो किस प्रकार से, या फ्लोरिकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फूल की, या फ्रूट कॉरपोरेशन ने सब्जियों या फलों की खरीद बंद कर दी, तो किसान को मूल्य मिलेगा कैसे? वो केवल मुट्ठी भर पूंजीपति कंपनियां होंगी जो अपनी मर्जी से मूल्य का निर्धारण करेंगी। 7वां बिंदु, इन अध्यादेशों के माध्यम से ठेका प्रथा में फंसवाकर किसान को अपनी ही जमीन में मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। आप बताइए, क्या 2 से 5 एकड़ वाला किसान बड़ी बड़ी देश की 3 या 4 कंपनियों से नेगोशिएट करके फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? उसकी क्या क्या क्लॉज होगी उसका निर्णय कर सकता है? क्या उस अनुबंध पर बराबरी के आधार पर बड़ी कंपनियों से 2 एकड़ वाला साधारण गरीब किसान नेगोशिएशन कर सकता है? जवाब नहीं में है। यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी तो यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद अनिवार्य ही नहीं, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध करके किसी भी औने पौने दाम पर किसान की फसल या उपज को खरीद सकते हैं। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 या 3 या 4 या 5 एकड़ का किसान एक बहुत बड़ी अडानी, विल्मर या ऐसी किसी कंपनी से अनुबंध करेगा, तो क्या वो बराबरी के आधार पर यह निर्णय कर पाएगा? क्या मोदी सरकार इस देश में, जिससे कांग्रेस लड़ी और अंग्रेज से भी हम लड़े, एक नई जमींदारी प्रथा का पदार्पण कर रही है? यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कानूनी पेचीदगियों और अफसरशाही के जंजाल में गरीब और साधारण किसान को फंसा दिया जाएगा। अगर कंपनी और किसान में खरीद को लेकर कोई विवाद हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए पहले एक बोर्ड बैठेगा, फिर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर के पास अपील जाएगी। मैं ये आपके दर्शकों और पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं। क्या 2 या 3 या 4 या 5 एकड़ वाला गरीब किसान बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका अफसरों के ऊपर पूरा असर होगा और जिनके पास बड़े से बड़ा कानूनविद होगा, क्या किसान उनका मुकाबला कर सकता है? सीधे सीधे गरीब किसान, साधारण किसान लुट जाएगा और ये कंपनियां उसकी आय और आजीविका पर नियंत्रण कर लेंगी। 8वां बिंदु, कृषि उत्पाद, खाने की चीजों, सब्जी, फल फूल इत्यादि, इनकी स्टॉक लिमिट को पूरी तरह से हटाकर आखिरकार ना तो किसान को फायदा होगा और ना ही कंज्यूमर को कोई फायदा होगा। अगर किसी को फायदा होगा तो वो जमाखोर और काला बाजारी करने वाले व्यक्तियों को फायदा होगा। वो सस्ते भाव
किसान की फसल को खरीदकर, उसकी फल और सब्जी को खरीदकर जमाखोरी कर कंज्यूमर को महंगे दाम कानूनी तौर से बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं और देता हूं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अगर रबी 2020-21 की रिपोर्ट को आप पढ़ें तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है जो चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक सरकार दाल खरीद लेती है किसान से, और जब दाल की फसल बाजार में आने को होती है तो सरकारी एजेंसियां दाल को बाजार में बेच देती हैं। इससे बाजार भाव किसान की फसल का गिर जाता है। इसी तरह से 2015 का एक और उदाहरण आपके सामने है, जब 2 या 3 बड़ी कंपनियों ने 45 रुपया किलो पर विदेशों से दाल मंगाकर हिंदुस्तान में 170 रुपया से 200 रुपया किलो बेची और 2.5 लाख करोड़ का घोटाला किया। आप बताइए, जब पूरी स्टॉक लिमिट ही खत्म हो जाएगी तो फिर जमाखोर और काला बाजारों को आम उपभोक्ता से औने पौने कीमतें वसूलने से कौन रोकेगा, और किसान की फसल सस्ते भाव पर खरीदकर कंज्यूमर को कई गुना ज्यादा भाव पर बेचने से कौन रोक पाएगा। 9वां बिंदु, इन अध्यादेशों में क्योंकि किसान के साथ 2 बड़े वर्ग और भी हैं, वो कौन है? एक है खेत मजदूर, भूमिहीन मजदूर जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से है, और दूसरा है बटाईदार और मुजारा जो किसान से पट्टे पर लेकर जमीन काश्त करता है, जमीन जोतता है। इन अध्यादेशों में पूरी तरह से खेत मजदूरों को, जमीन जोतने वाले बटाईदारों को, जमीन जोतने वाले मुजारों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और उनके अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं है। ऐसा लगता है कि मोदी जी इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के बाहुल्य खेत मजदूरों, बटाईदारों, काश्तकारों और मुजारों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और 10वां और आखिरी बिंदु, ये तीनों अध्यादेश संघीय ढांचे पर सीधे सीधे हमला है। मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया करते थे, पर जैसा आप जानते हैं कि खेती और मंडियां दोनों संविधान के 7वें अनुच्छेद या 7th शेड्यूल का हिस्सा है और इसलिए यह प्रांत के अधिकार क्षेत्र में आता है। परंतु इन अध्यादेशों को लाने से पहले मोदी सरकार ने किसी प्रांत से कोई राय मशवरा किया ही नहीं। ऐसा क्यों? एक और, आखिर में ये किसान किसकी परिधि में, जुरिस्डिक्शन में आते हैं? प्रांतीय सरकारों की, क्योंकि खेती प्रांतीय सरकारों का विषय है और खेती की जमीन प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन में आती है। प्रांतीय सरकारें खेती का संरक्षण भी करती हैं, खेत और खलिहान का संरक्षण भी करती हैं और प्रोत्साहन भी देती हैं। ऐसे में इस प्रकार के काले कानून लाने से पहले प्रांतीय सरकारों से राय मशवरा क्यों नहीं किया गया? यह संवैधानिक परिपाटी का सीधे सीधे उल्लंघन है। साथियों, महामारी की आड़ में किसानों की आपदा को मुट्ठी भर पूंजीपतियों का अवसर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस साजिश को देश का किसान और मजदूर कभी भूलेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी की 7 पुश्तों को इस दुष्कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।